नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री का दिल कितना अच्छा हो गया। इंडियन एक्सप्रेस में छपा वो कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुसलमान सोच भी नहीं सकता। मैं ऐसी बात भला कैसे कर सकता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस का जब आर्टिकल आया तो मैंने अपनी आंखें पूछी। मैंने कहा कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। आंखों में तभी ऑपरेशन हुआ तो मुझे लगा कुछ आंखों में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी इतने उदार दिल के हो गए। फिर देखा मैंने गली मोहल्ले के हर जगह के पत्रकार पकड़ पकड़ के इंटरव्यू दे रहे हैं। वो पत्रकार भी कह रहे हैं कि आपके घर में जो बत्तख है, उनके बत्तखों की से आवाज़ें आ रही हैं, अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं रेल की पटरियों से आवाज़ आ रही है 400 पार। 400 पार का नारा भूल गए थे। जैसे ही विपक्ष ने कहा कि ये 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं, संविधान बदलना है, आरक्षण खत्म करना है। इनकी हवा खराब हो गई, कई दिनों तक मुँह से नहीं निकला। फिर विपक्ष ने कहा कि देखो 400 पार गायब हो गया, अब तो 200 के नीचे भी आ रहे हैं। तो पार्ट 2 400 पार्ट 2 फिर आ गया। क्या प्रधानमंत्री जी के ये आंसू, प्रधानमंत्री की बातें, क्या मगरमच्छ के आंसू हैं? ऐसा लोग सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं। मैंने अभय दुबे जी से पूछा आज इंटरव्यू में, और अभय दुबे जी से मैंने ये पूछा कि क्या कारण है कि पिछड़ी जातियों को, दलितों को इतनी हे दृष्टि से देखा जाता है। बरेली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक दलित चौकीदार को मार रहे हैं लोग। कह रहे हैं कि 5 किलो राशन भी लेगा और वोट भी नहीं देगा। दलितों को 5 किलो राशन क्या इसलिए दिया जा रहा है कि वोट दो वरना पीटे जाओगे। क्या दलितों का महत्व इतना ही बचा है? क्या पिछड़ों का महत्व इतना ही बचा है कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री का घर छोड़ते हैं तो उस घर को गंगा जल से धुलवाया जाता है? अखिलेश यादव एक मंदिर में जाते हैं पिछले हफ्ते में तो उस मंदिर को धुलवाया जाता है। क्या इस समाज में अभी भी पिछड़ों और दलितों को इतना ही हक है, या फिर ये भारतीय जनता पार्टी का ऊंची जाति वाला प्रेम है? सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये भी है कि न्यूज क्लिक के संपादक को जिस तरह इनलीगल तरह से गिरफ्तार किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि इस न्यूज क्लिक के संपादक को गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किया। काश सुप्रीम कोर्ट यह भी कहता कि जिस अफसर ने गिरफ्तार किया उस पे एफआईआर होनी चाहिए, उसे जेल भेजा जाना चाहिए। तमाम सवाल हैं। चलते हैं अभय दुबे जी के पास इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अभय जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय जी आपका। प्रधानमंत्री जी कितना सुधर गए हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस पे छपा है कि मैं तो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करता। कौन आदमी ऐसा है जो हिंदू मुसलमान की बात करता होगा। इतना अच्छा लगा आर्टिकल पढ़ के कि ये तो एक नए नए नरेंद्र मोदी का जन्म हो रहा है। बेचारे जो कह रहे हैं कि मैंने तो कभी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करी, मैं तो कितना सेकुलर टाइप आदमी हूँ। क्या लग रहा है ये प्रधानमंत्री के अंदर से दूसरा नरेंद्र मोदी कैसे जन्म हो गया। इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ी लंबी चौड़ी खबर छापी है। मुझे खबर पढ़ के मैंने 2 बार मैंने अपनी आंखों साफ करी। मैंने कहा दूसरा अखबार तो नहीं पढ़ रहा हूँ। देखा भाई इंडियन खबर एक्सप्रेस। खबर और इंटरव्यू का मतलब ये थोड़ी ना है कि उनके अंदर से कोई नया नरेंद्र मोदी ने जन्म लिया। नरेंद्र मोदी का डीएनए वही है जो डीएनए उनका इस इंटरव्यू के देने के पहले था, या हमेशा से उनका एक ही डीएनए रहा है। वो ये रहा है कि वो पूरे के पूरी राजनीति ही और पूरा विमर्श उनका मुसलमान विरोध के ऊपर टिका हुआ है। आप देखिए 10 साल तक इन्होंने देश में सरकार चलाई और ये दावा किया कि वो विश्व गुरु भारत को बनाने के लिए जा रहे हैं और इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। इधर उधर की तमाम लफाजियां पिछले 10 साल करते रहे। और लेकिन जब चुनावी मुहिम चलाई तो फिर उन्होंने मुसलमान विरोध से चुनावी मुहिम चलाई। यहाँ तक कि कल उन्होंने इंटरव्यू दिया है और आज फिर किसी भाषण में उन्होंने कहा है कि हिंदुओं का सोना और मंगलसूत्र ये सब लेके मुसलमानों में बांट दिए जाएंगे। आज फिर उन्होंने कहा। एक तरफ तो चुनावी भाषणों में इस प्रकार की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ इंटरव्यू में इस तरह की बात कह रहे हैं। दोनों बातों में प्रकट अंतर्विरोध है। एक तरफ से अंतर्विरोध है भी नहीं, उसको भी समझने की जरूरत है। वो क्या है कि इन लोगों के पास एक शब्द है, तुष्टीकरण। वो ये कह रहे हैं कि जब वो ये बात बोलते हैं तो तुष्टीकरण का विरोध कर रहे हैं, मुसलमानों का विरोध नहीं कर रहे। उन्हें मुसलमानों से कोई गिला नहीं है, मुसलमानों से कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो तुष्टीकरण का विरोध कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आप तुष्टीकरण का विरोध कर रहे हो, अगर आप मुसलमानों की जो दकियानूसी है और अन्य दलों द्वारा उस दकियानूसी को बनाए रखने की कोशिश है क्योंकि उनके वोट प्राप्त हो जाए, अगर आप इसकी बात कह रहे हो तो आपने इससे संबंधित भी कदम उठाए हैं। आप उन कदमों का जिक्र क्यों नहीं करते अपने भाषणों में? आप 3 तलाक का जिक्र कीजिए कि आपने 3 तलाक को खत्म करने के लिए कानूनी प्रयास किए, विधायी प्रयास किए आपने संसद में। आप इसका जिक्र कीजिए कि आप समान नागरिक संहिता लेके आना चाहते हैं। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू कर दी। इसमें बहस हो सकती है कि भाई आप ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम ये खुले नंगे सांप्रदायिक मुद्दे नहीं है। भाई हिंदुस्तान में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, संविधान में लिखा हुआ है। और जब संविधान बन रहा था तो ये प्रस्ताव समान नागरिक संहिता नहीं बन पाई,
लेकिन संविधान निर्माताओं ने भविष्य के भारतीयों को ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप देश में समान नागरिकता ऐसा लागू करें। मुसलमानों में 3 तलाक की प्रथा निश्चित रूप से एक स्त्री विरोधी प्रथा है, कोई भी व्यक्ति उसका समर्थन नहीं करेगा। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप अच्छा अब आप ये कहिए कि हम स्मृति ईरानी को भेजा था हमने सऊदी अरब ताकि वो हज लोग जो भारत के हज यात्री हैं उन हज यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ा सके। आप ये कहिए कि देश में कितने मुसलमान हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप ये कहिए कि ठीक है हम अभी मुसलमानों को टिकट नहीं दे पाए लेकिन भविष्य में हमारा इरादा है कि हम मुसलमानों को टिकट भी देंगे। आप ये कहिए कि हमने स्थानीय निकायों के जब चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश में तो हमने कुछ जगहों में मुसलमानों को टिकट दिया। तो आप ये कहिए कि हमने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो पसमानदाओं के बीच में स्नेह यात्राएं निकालें। नरेंद्र मोदी ऐसी कोई भी बात नहीं कह रहे, इस तरह की कोई भी बात नरेंद्र मोदी नहीं कह रहे हैं। वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि सारे विपक्षी दल मुसलमानों के एजेंट हैं क्योंकि मुसलमानों के उन्हें वोट चाहिए, मुसलमान हमें वोट नहीं देते, इनको वोट देते हैं, इसलिए पूरा का पूरा चुनाव मुसलमानों की विपक्षी दलों की साठगांठ पर आधारित है और ये लोग मिलकर हमें हराना चाहते हैं। अब ऐसे में उनके इस इंटरव्यू को क्या करें? समस्या ये है कि वो ये सारे इंटरव्यू एक तरह की नूरा कुश्ती है, एक तरह की नहीं, पूरी तरह नूरा कुश्ती ही है। ये केवल जो लोग इंटरव्यू सुनते हैं या जो इंटरव्यू पढ़ते हैं उनको धोखा देने के लिए, उनको उल्लू बनाने के लिए दिए गए ये इंटरव्यू है। दूसरे, इन इंटरव्यूज में एक चालाकी से भरी हुई पेशबंदी भी है। जैसे कि चुनाव आयोग ने एक नोटिस भेज दिया है जगत प्रकाश नड्डा को, उन्होंने समय भी ले लिया, ज्यादा समय भी दे दिया चुनाव। तो अब प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करेंगे और भाजपा उस नोटिस का जवाब देने में प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य को कोट कर देगी। तो ये इस प्रकार की तमाम हथकंडेबाजी हमारी आंखों के सामने चल रही है। देखिए कोई उससे उल्लू नहीं बन रहा। देखिए वो वक्त निकल गया जब प्रधानमंत्री लोगों को अपनी बातों से बेवकूफ बना सकते थे। पुरानी कहावत है कि आप कुछ व्यक्तियों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं लेकिन आप सभी व्यक्तियों को सारे समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। वो समय निकल गया है। हालात ने इनकी मदद की लोगों को मूर्ख बनाने में। 2014 में मूर्ख बना दिया, 2019 में मूर्ख बना दिया। इस चुनाव में कोई मूर्ख बनने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी को जो वोट मिलेंगे वो भी इनकी इन बातों से प्रभावित होकर नहीं मिलेंगे। ऐसी बात नहीं नरेंद्र मोदी को वोट नहीं मिलेंगे, बहुत वोट मिलेंगे नरेंद्र मोदी को। ऐसी बात नहीं उनको सीटें नहीं मिलेंगी, जितनी सीटें वो कह रहे हैं उतनी नहीं, बहुत कम सीटें मिलेंगी, लेकिन देश की किसी दूसरी पार्टी ज्यादा सीटें मिलेंगी नरेंद्र मोदी की पार्टी। लेकिन वो दूसरी वजहों से सीट मिलेंगी, दूसरी वजहों से वोट मिलेंगे। इसलिए नहीं वोट मिलेंगे कि इन्होंने धारा 370 कर दी, इन्होंने राम मंदिर कर दिया और उन्होंने वहां पर प्राण प्रतिष्ठा कर दी। इसलिए नहीं भारत को उन्होंने दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का वायदा कर दिया। इन सब लफाजियों के कारण, इस तरह की जो ड्रामेबाजी है, इस ड्रामेबाजी के कारण वोट नहीं मिलेंगे। इनको वोट इसलिए मिलेंगे भाई इन्होंने कुछ शौचालय बनाए हैं, इनको वोट इसलिए मिलेंगे किसान सम्मान निधि देते हैं, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान योजना है, या कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर दिए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम चलाई है। इन सब वजहों से इनको वोट भी प्राप्त होंगे, ऐसी बात नहीं है। विपक्ष के जहां कहीं अंतर्विरोध होंगे उनकी वजह से उनको वोट प्राप्त होंगे, लेकिन उनकी लफाजियों के कारण और उनका तथाकथित जो मोदी मैजिक है उसके कारण वोट नहीं प्राप्त होंगे। यही कारण है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव फंसी हुई है। और अभी भी मैं एक आपसे बात करने से पहले एबीपी चैनल पे बहस करके आ रहा हूँ, उसमें संदीप चौधरी ने एक बड़ी ऐसी बात कही जिससे हम लोगों को भी गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये चुनाव एक थ्रिलर में बदल गया है। इसमें इसका मतलब क्या है? थ्रिलर में रहस्य होता है, रोमांच होता है और रफ्तार होती है। रहस्य, रोमांच, रफ्तार बदल गया है। तो मैंने उसके जवाब में उनसे ये कहा कि इस थ्रिलर का लेखक हिंदुस्तान का मतदाता है। तो बिल्कुल सही है, हिंदुस्तान का मतदाता। लेकिन आप तरस क्यों नहीं खा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री पे? इतने लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं, बुला बुला के मोहल्ले में, हर रोड शो पे खड़े होके, पार्क में पत्रकार पूछ रहे हैं कि बत्तखों के मुंह से आवाज आ रही है 400 पार, ट्रेन की पटरियों से प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार। इतने थोक पे तो प्रधानमंत्री ने कभी इंटरव्यू दिए नहीं होंगे। आप तरस नहीं खा रहे हैं अभय जी? देखिए हो क्या रहा है कि जब उन्होंने शुरू में 400 पार कहना शुरू किया तो विपक्ष ने उसका जवाब ये दिया कि 400 पार इसलिए चाहते हैं कि संविधान बदल दें और आरक्षण खत्म कर दें। तो इससे भाजपा वाले विचलित हो गए, घबरा गए, तो उन्होंने 400 पार कहना बंद कर दिया। फिर
जब तीसरा दौर गुजर गया मतदान का, तो विपक्ष ने कहना शुरू किया इनकी तो अब 200 सीटें भी नहीं आ रही है। कोई कह रहा, कोई विपक्षी नेता कह रहा है कि 220 आएंगी। अखिलेश ने ये तक कह दिया इनकी 140 आने में ही पसीने छूट जाएंगे इनके, ये सब कहना शुरू किया। तो ये लोग फिर चौंके दोबारा। तो अब उसका जवाब देने के लिए फिर उन्होंने 400 पार कहना शुरू किया है। ये 400 पार का दूसरा आगमन है, सेकंड एडिशन। लेकिन आप उसका जवाब नहीं दे रहे। कितने थोक में पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे, कितना खुला दिल हो गया, उदार दिल हो गया है प्रधानमंत्री का। ये हर देखिए इस बार तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में भी जैसे जैसे चुनाव खत्म होने की तरफ गया था तो इन्होंने इंटरव्यू देने की इनकी रफ्तार बढ़ गई थी। लेकिन ये सारा का सारा बता रहा हूं, ये सारी नूरा कुश्तियां हैं, इनमें कोई दम नहीं है। देखिए जो पत्रकार नरेंद्र मोदी से ये सवाल नहीं पूछ पाया कि बांसवाड़ा में आपने भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दी गई पहली हेट स्पीच क्यों दी, भारत के किसी प्रधानमंत्री ने आज तक कोई हेट स्पीच नहीं दी। इससे पहले क्या होता था कि प्रधानमंत्री के भाषणों में सांप्रदायिकता का पुट होता था, सांप्रदायिकता का छौंक होता था, उसके अंदर सांप्रदायिक कढ़ी में उबाल नहीं आता था। यहां क्या हो रहा है कि हेट स्पीच दे रहे हैं, नफरती भाषण दे रहे हैं। भारत के किसी प्रधानमंत्री ने हेट स्पीच आज तक नहीं दी है। ये बांसवाड़ा में जो उन्होंने भाषण दिया था प्रधानमंत्री ने, वो पहला ऐतिहासिक उदाहरण है नफरती स्पीच का भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। किसी पत्रकार में, जिस पत्रकार में ये हिम्मत होगी वो प्रधानमंत्री से कह सके कि आपने हेट स्पीच क्यों दी, आपकी शिकायत चुनाव आयोग में की गई है और आपके अध्यक्ष से जवाब तलब भी की गई है, आपको जवाब तो उसका देना पड़ेगा। अब मुझे जवाब नहीं देंगे तो चुनाव आयोग को क्या जवाब लिख के देंगे, बता दीजिए मुझे पहले आप। जो पत्रकार ये नहीं पूछ सकता है वो पत्रकार प्रधानमंत्री की सत्ता के रुतबे में दबा हुआ है या चाटुकार है, दो में से एक बात है। या ठकुर सुहाती कर रहा है, डरा हुआ है प्रधानमंत्री से। मेरे ख्याल से पत्रकार भी ऐसे छांट छांट के लिए जा रहे हैं जो उनसे ऐसे सवाल ही ना किए जा रहे। रवीश कुमार टाइप के पत्रकार कोई नहीं बुलाए जाएंगे तो उनसे सवाल कर ले, ध्रुव राठी जैसे पत्रकार नहीं बुलाए जाएंगे। आज खड़गे जी ने और अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी लखनऊ में, अनाज की और सीमा बढ़ा देंगे और तरह तरह की बातें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य अर्थ आपकी दृष्टि से क्या निकला, क्या भाव था? ये विपक्ष की ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये दावेदारियां हैं और विपक्ष की रैलियां हैं। आप पाएंगे कि जब चुनावी मुहिम शुरू हुई थी उसके मुकाबले इनमें बहुत आक्रामकता है। उस वक्त क्या होता था, विनोद अग्निहोत्री ने मल्लिकार्जुन खड़गे का इंटरव्यू लिया था शुरू में। विनोद अग्निहोत्री ने पूछा आपकी कितनी सीटें आएंगी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई नंबर नहीं दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा था कि जितनी सरकार बनाने के लिए जरूरत होती है उतनी सीटें हमें मिल जाएंगी और नरेंद्र मोदी को उतनी सीटें नहीं प्राप्त होंगी, ये उनका कहना था। लेकिन अब विपक्ष के नेताओं में बड़ा आत्मविश्वास पैदा हो गया है और वो सीटों के नंबर भी पेश करने लगे हैं। उनको, विपक्ष के नेताओं को जमीन से संदेश प्राप्त हो रहा है। मतदाता जो सोच रहे हैं, मतदाताओं के दिमाग में जो भी गतिविधियां हैं, उनसे उनको संदेश प्राप्त हो रहा है और उसकी वजह से उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है। आपको क्या लग रहा है, चौथा चरण खत्म हो गया, पांचवा चरण बस 4 दिन बचे, चुनाव अब किस दिशा में जा रहा है और आपको भी लगता है कि सरकार बनाना आसान है या नहीं है किसी के लिए भी? नहीं, देखिए ये मेरा तो जो भविष्यवाणी जो है, और मैं उसके भविष्यवाणी के गलत साबित होने के खतरे को भी समझता हूं। भविष्यवाणी ये है कि हम लोग त्रिशंकु लोकसभा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि मैंने एक वीडियो डाला था 4 PM के ऊपर, तो उसमें उसको एक ही दिन के अंदर 13 लाख लोगों ने देख लिया था और प्रति मिनट 7,000 लोग उसको देख रहे थे और काफी वो चला। तो उसमें यही बात की गई थी। बहुत 4 तारीख के बाद जो नतीजे आएंगे, 4 तारीख से 10 तारीख के बीच में काफी लेन देन होगा राजनीतिक, 90 के दशक जैसा नजारा पैदा हो सकता है। फिर सांसदों की बोली लगेगी, फिर नोट आएंगे, फिर करोड़ों की डील होगी, ऐसी लग रहा है आपको? नहीं, इसमें ऐसा नहीं होगा। देखिए जनादेश जो है ना, इसमें क्या है कि ये बात सही है कि किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होगा, किसी एक पार्टी को, लेकिन जनादेश तो पूरी तरह भाजपा के खिलाफ होगा। जो पार्टी 10 साल से बहुमत की सरकार चला रही थी, अगर उसको बहुमत नहीं प्राप्त होता है, बहुमत से काफी कम सीटें रह जाती हैं, तो जनादेश किसके खिलाफ हुआ? जनादेश किसी के पक्ष में हो या ना हो, सीधा सीधा, लेकिन किसी के खिलाफ तो होगा जनादेश ना।
वो तो स्पष्ट हो जाएगा ना जनादेश के खिलाफ है। मोदी जी का कद तो बहुत कम हो जाएगा कि अगर बीजेपी 272 तक नहीं पहुंच पाई। आपको क्या लगता है, जो एक वैश्विक नेता होने की बात कहते हैं, जो सबसे ताकतवर नेता होने की बात करते हैं, जो धमक है, जो धमक गडकरी को, राजनाथ को, वसुंधरा को, शिवराज को किनारे लगा देती है, वो धमक बचेगी क्या फिर नरेंद्र मोदी उतने देखिए रुतबे के कोई साथ? धमक वगैरह नहीं है, ये सब मीडिया द्वारा प्रोजेक्ट की गई बातें हैं, कोई धमक वगैरह नहीं। आप क्या समझते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो दूसरे नेता हैं, जिनके बारे में हम लोग मान लेते हैं कि वो नरेंद्र मोदी से दब गए हैं या नरेंद्र मोदी का प्रभाव मंडल बड़ा चमकदार है, उसमें उनका प्रभाव मंडल दब गया है, वो उनका उनका चेहरा मंद हो गया है, ऐसी कोई राजनीति में बात होती नहीं है। सब लोग अपने अपने मौके की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो मौका इस चुनाव में उन्हें मिलेगा। आपके सब हिसाब लोग से फिर मौके क्या की करेंगे? आपके हिसाब से क्या करेंगे वो लोग? गडकरी क्या करेंगे? राजनाथ क्या करेंगे? भाई पार्टी के अंदर नेतृत्व, अभी ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर कोई नेतृत्व के लिए कोई प्रतियोगिता नहीं है। उसके बाद पार्टी के भीतर जो भाजपा का संसदीय दल होगा, उस संसदीय दल का नेता कौन बनेगा, इसके लिए प्रतियोगिता होगी ना। फिर प्रतियोगिता होगी ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी मोदी से दबा हुआ है। जैसे ही इनकी सीटें कम होंगी, संघ पंच बन जाएगा और उसके पंच बनते ही नागपुर और झंडेवालान में खेल होगा सारा का सारा। नागपुर और झंडेवालान के खेल का असर पूरा का पूरा आपको जो राउज एवेन्यू पे यानी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे जो भाजपा का दफ्तर है, फिर वहां उसी हिसाब से घटनाक्रम चलेगा जिस तरीके से संघ घटनाक्रम चलाना चाहता है। फिर भाजपा के भीतर की जो लॉबीज हैं, भाजपा के भीतर की जो गुटबाजियां हैं, वो गुटबाजियां निकल कर सामने आएंगी और फिर सबसे ज्यादा दिलचस्प खेल वो होगा जो भाजपा के अंदर होगा। वो क्या होगा? मैं बता रहा हूं ना कि जिन लोगों का भी हम मानते हैं कि ये लोग तो मोदी जी के सामने दबे हुए हैं, सब किनारे लग गए हैं, हाशिए पे चले गए हैं, उस सब की वापसी होगी। सब लोग रिंग, अंग्रेजी कहते हैं रिंग में अपना हैट फेंकना, सब लोग रिंग में अपना अपना हैट, अपनी अपनी दावेदारी यही फेंकेंगे। फिर जिन मोहन भागवत को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इन्होंने दूसरे नंबर पर डाल दिया था, वही मोहन भागवत ही सर्वोच्च हो जाएंगे उस वक्त। और मोहन भागवत का आशीर्वाद जिसके सिर पे होगा वो भाजपा संसदीय दल का नेता होगा। और अगर भाजपा का प्रधानमंत्री बनेगा तो वही भाजपा का प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसे में फिर अगर नरेंद्र मान मोदी को लीजिए अधिकार दिया जाएगा कि वो अपने लिए एक घर चुन लें, जो मनमोहन सिंह को अधिकार दिया गया था। किस तरह का घर? हर प्रधानमंत्री को यह अधिकार होता है कि वो प्रधानमंत्री जब नहीं रहता है तो उसके मन के मुताबिक उसको एक बंगला दिया जाता है। ये नियम है मतलब बाकायदा। तो मनमोहन सिंह से भी पूछा गया था ये। तो आपको लगता है कि मोदी जी बस एक बंगला बने न्यारा, उसके अंदर हाँ। बैठ के मोर को दाना खिलाते रहेंगे? नहीं, वो सब मोर को दाना खिलाएंगे, तस्वीर कोई नहीं खींचेगा उनकी। फोटो अभी नहीं तो मोर खींचेगा? को दाना, हाँ, तस्वीर कोई नहीं, वो वक्त निकल चुका है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो आदमी कितना एकाकी महसूस करता होगा ना? क्या करेंगे फिर वो? देखिए वो उस क्षण का इंतजार, अगर उन्हें राजनीति करने का फिर भी मन हुआ, अगर उम्र ने उनका साथ दिया, मन में निराशा बहुत, देखिए इंदिरा गांधी जब हार गई थी 1970 में, तो वो 2 महीने तक अपने घर से नहीं निकली। 2 महीने तक घर में सोचते। मोदी जी कितने दिन घर में बंद रहेंगे, ये सोचने की बात है। मुझे अभी तक वो लाइन याद है कि इंदिरा गांधी की कि आप चाहे मेरी प्रशंसा करें या मेरी निंदा करें, लेकिन ईश्वर के खाते मेरी चर्चा करें। नहीं, वही मैं कह रहा हूं। वो देखिए वो आ, अगर मोदी जी अपने नाम पर जो वोट मांगने की अपील करते हैं, वोट देने की अपील करते हैं, उसके आधार पर उनको बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से पीछे रह गई, तो बहुत कुछ उनको झेलना पड़ेगा और वो एकांतवास में चले जाएंगे और वहां बैठकर सोचेंगे कि आगे का क्या किया जाए। अगर बहुत कम सीटों का फर्क रहा तो तिकड़म करके वो प्रधानमंत्री फिर से बन जाएंगे। लेकिन अगर सीटों का फर्क 220 पे चला गया, और 220 का क्या मतलब हुआ, 220 का मतलब हुआ 80 सीटें, 83 सीटें कम हो जाए भाजपा की, उस प्रकार का अगर हो गया, तब तो उनको प्रधानमंत्री बनना मुश्किल होगा। अच्छा, अगर 250 पे रहे और तिकड़म करके प्रधानमंत्री बन गए तो इतनी रुतबे वाले प्रधानमंत्री रह पाएंगे वो? मेरा मानना यह है कि अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तो
हो सकता है उनकी भाषा थोड़ी परिवर्तित हो, लेकिन वो बहुत से काम जो अभी तक करते रहे हैं वो सब करते रहेंगे। उसमें उसमें क्योंकि उस कोताही वक्त भाजपा जो है वो 250 सीटों की पार्टी होगी, और भाजपा को दूसरे जो दल होंगे भाजपा में वो इतने मजबूत नहीं होंगे कि वो 250 सीटों की पार्टी को दबा सके। वो केवल इतना कर पाएंगे कि वो अपने मन के मंत्रालय ले लेंगे और मंत्रालय में मनमानी करेंगे। मोदी जी उनको रोक नहीं पाएंगे मनमानी करने से। तो तो सरकार के अंदर सत्ता के कई केंद्र होंगे उसमें। अच्छा, फिर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उसी स्पीड से काम करते रहेंगे? केवल वो आप उसके बाद देखते हैं, उस स्पीड से तो नहीं काम कर सकते, लेकिन विपक्ष के ऊपर जो मोदी का हमला है वो हमला इस तरह से नहीं हो पाएगा। उस हमले को कदम पीछे खींचने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो समझौता करना पड़ेगा ना। हाँ, मतलब कभी किसी को जेल भेज दो, किसी को कुछ कर दो, ये सब ये नहीं सब हो नहीं हो पाएगा। पाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, आप थोड़ी देर को दूसरी कल्पना करें, बीजेपी 300 पार हो जाती है, तो फिर क्या होगा? 300 पार हो जाएगी तो फिर मोदी जी की बल्ले बल्ले है। मोदी जी बाकायदा उनके मंदिर बनना शुरू हो जाएंगे और उसमें पूजा होगी, और हम लोग सबसे पूछा जाएगा कि भाई लोग मंदिर में जाके पूजा करें और अपनी तस्वीर भी पोस्ट करें इंटरनेट पे, या व्हाट्सएप में पोस्ट करें, या इंस्टाग्राम पे तस्वीर अपनी पोस्ट करें कि वो नया जो अवतार पैदा हुआ है उस अवतार की पूजा कर रहा है, जिसकी तस्वीर पोस्ट हो जाएगी, जिसकी मोदी जी पसंद तस्वीर आएगी उसको ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे, जो नई तस्वीर पोस्ट करेगा उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। अब आप सोच लीजिए कि आप उस वक्त अपनी तस्वीर आप ब्लैक लिस्टेड होना चाहेंगे या आप उनकी ब्राउनी पॉइंट्स चाहेंगे, ये आप सोच लीजिए। ये बात तो सही है। एक गाना था कि अब तेरा क्या होगा, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। 300 सीट के बाद फिर 300 सीट के बाद फिर योगी आदित्यनाथ को वही गाना सुनाया जाएगा। देखिए योगी जी की तो, जैसे अभी मैं कुछ पत्रकारों को सुन रहा था, मेरे अपने ही कार्यक्रम में थे वो लोग जो है, तो सब लोग ये मान रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं में निराशा है, निराशा का भाव है। जो लोग ये मान रहे थे कि भाजपा चुनाव नहीं हारेगी, वो भी कह रहे थे कि भाजपा कार्यकर्ताओं में निराशा है। वो ये भी मान रहे थे कि महंगाई बेरोजगारी के सवाल पर लोगों में बात तो हो रही है। वो ये भी मान रहे थे कि राहुल गांधी ने संविधान का मुद्दा तो बना दिया है। वो ये भी मान रहे थे कि 2019 का परिणाम तो नहीं आएगा। ये तो सब लोग मान रहे थे। जो ये मान रहे थे कि भाजपा चुनाव जीतेगी, वो भी ये मान रहे थे। तो कुछ ना कुछ तो माहौल में ऐसा कुछ है जिसकी ना हमने उम्मीद की थी, ना आदरणीय मोदी जी ने उम्मीद की थी, किसी ने उम्मीद नहीं थी, और लेकिन वो घटित हो रहा है। और वो क्या है, क्या आखिर में क्या निकलेगा, जो है ऊंट किस करवट बैठेगा, इसीलिए इस चुनाव में थ्रिल है, इसीलिए चुनाव रहस्य, रोमांच और रफ्तार से भरा हुआ है। एक बरेली का वीडियो वायरल हो रहा था, एक दलित होमगार्ड को, दलित चौकीदार को होमगार्ड पीट रहे थे और गिरा गिरा के बड़ा वायरल हुआ। कह रहे थे कि 5 किलो राशन भी रहेगा और वोट भी नहीं दोगे तो हम। देखिए ये ऐसे मौके पे जब किसी पार्टी की किस्मत खराब होती है तो इस तरह के जो छोटे छोटे घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और पार्टी के पक्ष में लहर होती है तो इन घटनाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। आपको ध्यान होगा कि 2019 के चुनाव से पहले ऊना में, गुजरात में बांध के मारा, बांध के दलितों के तलवों पर लाठी मारी गई थी। उसका कोई असर नहीं पड़ा, दलितों ने वोट दे दिए, सारे जितने वोट मिलने चाहिए थे भाजपा को मिल गए वोट। अब आज इस तरह की घटना हो तो उसका, जैसे जो अखिलेश यादव बाहर निकले मंदिर से तो मंदिर धोया इन लोगों ने, तो उसका आप सोचिए पिछड़े 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 वोटरों में कितना असर हुआ होगा। भाई अखिलेश जी कुछ भी हो, वो पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के। आप उनको इस पदवी से वंचित तो नहीं कर सकते। अब जब मंदिर से वो निकलेंगे और भाजपा के लोग मंदिर धोएंगे तो भाजपा को उसका खामियाजा तो उठाना पड़ेगा। इसकी पीड़ा बहुत थी। एक बार स्वामी रामदेव ने मुझसे कहा था, मैं इनका इंटरव्यू लिया तो इंटरव्यू खत्म हो गया, तो स्वामी रामदेव ने मुझसे कहा था कि ये तो बड़ी खराब बात है कि पिछड़ी जाति का नेता था, उसने घर खाली किया तो उसे गंगा जल से धुलवाया गया। अखिलेश यादव बहुत दिनों तक ये मुद्दा बनाया कि मेरा घर गंगा जल से धुलवाया गया, और दोबारा ये हुआ कि, और ये आदित्यनाथ ने करवाया था, ये आदित्यनाथ जी ने करवाया था ना। हाँ, लेकिन अभी तो वो तो बात हो गई, इतनी पुरानी, लोगों को याद भी नहीं होगी शायद। वो तो उसको 7-8 साल हो गए उस बात को, लेकिन अभी करवाया इन्होंने दोबारा। इसका मतलब है कि इसमें इनके अंदर इस तरह की एक टेंडेंसी है, तो टेंडेंसी बीच बीच में उभरती रहती है। मन है अंदर से कहीं
ये जो हाँ। ऊंची जाति का प्रोत है, वो ऊंची जाति का प्रोत कहीं ना कहीं नजर आ ही जाता है कामों नहीं, में। मेरा मानना है कि ऊंची जातियों को इसका दोष देना ठीक नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का ऊंची जाति वाला संस्करण है। हाँ, आपको भाजपा दूसरी पार्टियों में भी ऊंची जात के लोग हैं। पार्टी के वहाँ ऊंची जात ऐसी के लोग कहाँ नहीं है? ठीक बात है, कम्युनिस्ट पार्टियों के सारे नेता ऊंची जात के लोग हैं। सब जगह ऊंची जात के लोग हैं। डॉक्टर लोहिया ऊंची जात के थे, मधुले भाई ऊंची जात के थे, मधुदंडवते ऊंची जात के थे। कौन नीची जात का, कौन कमजोर जाति का था इसके अंदर? हाँ, लेकिन वहाँ ये संस्करण नहीं आया। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, जहां पे ऊंची जाति अपने आप को इस तरीके से अभिव्यक्त करने लगती है। ठीक और बात है। किसी पार्टी में नहीं करती ऐसा, कांग्रेस में नहीं करती, कहीं नहीं करती ऐसा। नहीं करती, यहीं आके हो जाता है। अच्छा, एक चीज और है कि मुझे लग रहा है आपने कहा ना दिन खराब होते हैं। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज क्लिक के संपादक को ये कहा कि उसकी हाँ। गिरफ्तारी अवैध थी। तो मतलब आप एक पत्रकार को, अच्छे वाले पत्रकार को इनलीगल प्रोसेस से गिरफ्तार आप बताइए, आपने प्रवीर पुरकायस्थ की बात कर रहे हैं आप? हाँ, हाँ, प्रवीर पुरकायस्थ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी गिरफ्तारी अवैध थी, उनको छोड़ दिया जाए। इससे पहले आप संजय सिंह वाले मसले पे गौर कीजिए। ये हाँ। मसला दोनों वैसा ही है। संजय सिंह को 6 महीने जेल में रखा गया। क्यों रखा गया जेल में? संजय सिंह को हालांकि जमानत पे रिहा है वो, लेकिन जमानत देते समय किस आधार पर दी गई जमानत? उनके खिलाफ कुछ नहीं बनता, कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है उनके खिलाफ। हाँ। ये जो तानाशाही है, ये तानाशाही इन लोगों को धीरे धीरे करके ले डूब रही है। उसी का विरोध है, ये सारा उसी की बात है जी। बात तो ठीक है। और आप सही कह रहे हैं कि चुनाव रोमांच भरा हो गया है। हम आपसे बात करके रोज जानते रहेंगे कि चुनाव की दिशा में जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, समय देने के लिए आभार। तो ये थे अभय दुबे जी, आपने सुना और इन्होंने विस्तार से बताया कि आखिर खेल क्या है, राज क्या है और राज के पीछे का राज क्या है। मुझको यकीन है चर्चा आपको पसंद आई होगी। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।